मित्रों नमस्कार, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पर बात करेंगे। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पर डिटेल में बात की है। अब थोड़ी सी बात हम विसर्ग संधि पे करेंगे। विसर्ग संधि मूलतः संस्कृत की है। हिंदी में इसकी शब्दावली वहीं प्रयुक्त होती है जहाँ तत्सम शब्दों की शब्दावली होती है, इसलिए इसके नियम भी थोड़े से हैं। हम 2-3 वीडियो में इस संधि को ठीक से समझ लेंगे। तो पहले तो हम इस विसर्ग संधि क्या है इसको समझते हैं। तो जब हमने वर्णों की बात की थी कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तब आपको बताया था कि ये 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक विसर्ग और एक अनुस्वार। इनको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं मित्रों, यहाँ गौर करना। इसमें 3 शब्द योग, योग और वाह। वाह का अर्थ होता है चलने वाला, जो वाहन के अर्थ में था वही। तो ये जो 2 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये न तो इनकी गिनती स्वर में होती है, अलग है, और न इनकी गिनती व्यंजन में होती है। इनको दोनों से अलग रखा जाता है। एक तो यह कारण है कि इनको ये अलग चलते हैं, इनसे जुड़ के नहीं चलते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इनके साथ जुड़ के भी अलग रहते हैं। जैसे मान लो ये रामः है, अब ये स्वर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर भी अलग से दिखेंगे। जैसे संयम है, अब ये ऐसे है, स और अ, आगे जिसके अनुसार इसकी ध्वनि हो जाती है, मान लो ये हो जाए या म हो जाए, मतलब नासिक की ध्वनि जो भी हो जाती है, तो ये इसके साथ जुड़ते हुए भी अलग इनका अस्तित्व है। तो इसलिए इनको कहते हैं अयोगवाह, मतलब साथ होते हुए भी अलग रहना, मतलब अलग से दिखना, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। प्रामाणिक जो शब्दकोश है, जो इसकी मूल परिभाषा है या आपटे के कोश में जो लिखा हुआ है, वो ये है कि जो ध्वनियाँ न तो स्वर में आती है और न व्यंजन में आती है, उन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो ये विसर्ग जो है वो अयोगवाह ध्वनि है। हिंदी में ये ध्वनि नहीं है, केवल संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग होता है, और इसका जो लेखन है वो इस रूप में होता है। अभी जो आपको बताया था ये इसका रूप है। अब इसकी संधि कैसे होती है, तो संधि करने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह संधि कैसे होती है कि कोई भी विसर्ग हो वो बिना स्वर के प्रयुक्त नहीं होता। पहले इसके कोई न कोई स्वर होगा। जैसे अ होगा, जैसे प्रातः शब्द हो मान लो, तो ये देखो त, फिर अ, फिर यहाँ विसर्ग लगा होगा। तो इधर तो विसर्ग होगा और उससे पहले कुछ ना कोई स्वर होगा। तो स्वर तो होगा ही होगा, मतलब यहाँ उसके पास क्या होगा, विसर्ग होगा। उसके सामने कोई घोष ध्वनि हो सकती है, कोई अघोष ध्वनि हो सकती है। घोष में सारे स्वर आ जाते हैं और जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाता है, य ल ह आ जाता है, वो सारे। तो अब ये कैसे भी हो सकते हैं, यहाँ विसर्ग हो और सामने कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, चाहे घोष हो चाहे अघोष हो, कोई स्वर हो चाहे कोई भी व्यंजन हो। अब इनका आपस में मेल होगा और फिर उससे जो विकार होगा
उसे हमें विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि विसर्ग अंतिम जो शब्द है उसका पहला वर्ण स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात अंतिम ध्वनि विसर्ग हो तो वो संधि कहलाएगी विसर्ग संधि कहलाएगी। तो इसमें केवल 15-20 शब्द है, उन शब्दों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है और विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी। ये मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 वीडियो बना लेंगे। बाकी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विसर्ग संधि है थोड़ी, परंतु कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़ी है। क्यों, कुछ किताबों में लिखा है कि ये व्यंजन संधि है, कुछ किताबों में लिखा है ये विसर्ग संधि है, और कई जगह कोई बात समझ में नहीं आती है तो लिख देते हैं अपवाद है। विद्यार्थी बहुत भ्रम में रहता है, तो इसलिए इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो ये है विसर्ग, ऐसे संधि बनती है। इधर विसर्ग होगा, सामने स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है, फिर इनके वेल होगा और विकार होगा, ये होगा विसर्ग संधि। अब इसमें दूसरी बात का क्या ध्यान रखना है कि ये 3 जो सकार है, ये तीनों सकार इस विसर्ग का वैकल्पिक प्रयोग लेते हैं। तीनों सकार आपने देखा होगा, पीछे भी हमने जब लिखा था कि अंतस चेतना, तो अंतः चेतना कर दो, फिर अंतस चेतना कर दो। वैसे ही अंतः सलीला कर दो या अंतस सलीला कर दो। ऐसे ही अंतः कथा या अंतर कथा, वहाँ वो रकार की बात थी। तो कहीं पर भी ये जो 3 शय, ये ध्यान रखना, कहीं पर भी कोई कंफ्यूज हो जाता है ना, तो इन तीनों सकारों के माध्यम से भी आप कई बार संधि कर सकते हैं। अगर ये विसर्ग है और आपसे पूछ लिया जाए तो ये तीनों सकार का ध्यान रखना। और ये कहाँ कहाँ लगते हैं वो हमने पहले पिछले वीडियो में बता दिया। जहाँ भी तालव्य वर्ण आएगा तो उससे पहले ये आएगा, मूर्धन्य आएगा तब ये आएगा, और दंत्य आएगा तो ये आएगा, वो क प जो भी आता है तब भी ये आएगा। ये हमने पीछे बात की है, उदाहरण से आप बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे। तो जैसे अभी हमने निष्कर्ष किया था, तो ये ऐसे हो गया। तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो ये है ही, दूसरी ये, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपको कहीं कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो ट्रिक से आप ऐसा कर सकते हैं। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो विसर्ग संधि है उसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आप व्यंजन संधि में कर चुके हैं। जैसे एक शब्द है मनः। अब ये जो शब्द है इसका मूल रूप ये है मनस, जो हमने मनीष शब्द में किया था, मनीषा शब्द में किया था। अब परंतु काफ़ी किताबों में इसको विसर्ग संधि में भी रखा हुआ है। तो हमें वो जो उदाहरण वो तो हमने व्यंजन संधि में कर लिया, बाकी जहाँ पर भी ये मनोकामना, मनोअभिलाषा, मनोभाव, ये जहाँ पर भी आएगा हमें इसकी विसर्ग संधि करनी है। ये पहले मैं सारी बातें अच्छी तरह बता देता हूँ, ताकि फिर आप संधि करेंगे तो किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रहेगी। नोट करना इस बात को। तो इसलिए मैं बार बार जो मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सकार वाली बात, फिर कैसे मेल होता है उसकी बात, फिर ये मनः की बात। ये कुछ किताबों में तो इसको नहीं रखा है, बाकी अधिकांश जो प्रमाणिक किताबें हैं उसमें मनः को भी विसर्ग संधि में रखा हुआ है। तो इसलिए हम भी इसको विसर्ग संधि में मान कर ही अपनी बात पूरी करेंगे। तो अब ये कुछ आधारभूत बातें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये ध्वनि जो है इसका मूल उच्चारण जो होता है ना वो ह की तरह होता है। थोड़ा सा उच्चारण भी हमें आना चाहिए, क्योंकि
अगर हम शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों के सामने कोई बात रखेंगे तब हमारा उच्चारण सही होगा, तो हम बात को ठीक तरीके से बता पाएंगे। या दूसरे तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें बोलना पड़ता है, कलीग से बात करनी पड़ती है, तो किसी से भी बात की जाए हमें इसका उच्चारण हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसे ये शब्द लिखा हुआ है राम, ये राम, ये राम, अब विसर्ग लगते ही इसका उच्चारण हो जाएगा रामः। तो स्वर के साथ इसका उच्चारण होता है रामः, रामः, प्रातः, मनः। तो इस प्रकार इसका उच्चारण है जैसा तो नहीं होता, परंतु है की तरह होता है, सेम टू सेम नहीं होता, परंतु उसकी तरह होता है। संस्कृत में तो इसके बहुत से प्रयोग होते हैं अधिकांश शब्दावली में, क्योंकि जैसे भी राम रूप विधान बनता है वहाँ रामः रामहु रामः, वैसे ही वहाँ इस विसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु हिंदी में हमारे इसकी वैसी प्रयोगशीलता नहीं है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और इसके कुछ उदाहरणों से इसके नियम कायदों को समझते हैं। इसके हमने बहुत संक्षिप्त में नियम बनाए हैं, केवल 2 नियम बनाए हैं, और 2 नियमों में आप इस विसर्ग संधि को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने व्यंजन संधि में बहुत लंबे चौड़े नियम बताए थे, वो वहाँ जरूरी भी थे, इसमें केवल 2 ही नियम बनाए हैं, और 2 नियमों में आप व्यंजन संधि को, इसको विसर्ग संधि को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम इस विसर्ग संधि की ओर बढ़ते हैं। तो पहली इसका जो नामकरण किया है, ये पहली संधि, इसको हम कह सकते हैं, पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मनो अभिलाषा, मनोभिलाषा, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, अभी बात की थी, इसमें अभिलाषा शब्द है और पूर्व में क्या है, मना। दूसरा ऐसे उदाहरण और देख लेते हैं, यशोभिलाषा, अभिलाषा शब्द तो है ही, और यहाँ क्या हो जाएगा, यश। दूसरा उदाहरण और देखते हैं, जैसे सोहम संस्कृत में है, जैसे सह और धन अहम, वह और मैं, सह माना वह, अहम माना मैं। अगला उदाहरण देखते हैं, परह धन अक्षी, अक्षी कहते हैं आँख को। जब हमने प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद किया था तभी बताया था कि अक्षी से अक्ष कैसे हो जाता है। यहाँ केवल हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ परह से अक्ष, ये परोक्ष कैसे बनता है। ये बन गया परोक्ष, मतलब आँख से परे, वो आँख के सामने प्रत्यक्ष और ये आँख से परे, ये प्रत्यक्ष का विलोम है। अब परय का मतलब दूरियाँ, मन का मन होता है, ये यश मन है जो कीर्ति, स का बता दिया। अब देखो यहाँ सब जगह हमने, यहाँ अभिलाषा स्वर है, यहाँ स्वर है, यहाँ भी स्वर है, तो जब इधर विसर्ग हो, विसर्ग तो होगा ही होगा, और उससे पहले यहाँ अ हो, और उसके सामने कोई स्वर हो, तो देखो कैसे विकार आता है। यहाँ विसर्ग भी हट गया और इधर वाला जो वो भी हट गया, और दोनों मिलकर के ओ बन गए। कैसे, एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मनः और अनुकूल ले लेते हैं, चाहे अभिलाषा से बात एक ही होगा, ये अनुकूल ले लिया। अब देखो यहाँ ये विसर्ग भी हट गया और इसके साथ जो स्वर था वो भी हट गया। कौन सा स्वर हटा, अ, इधर वाला ही अ हट गया, और ये दोनों मिल करके, ये मिल करके क्या बना, ओ। तभी तो क्या बना, मनो, और ये पीछे वाला रह गया मनोनुकूल।
वैसे मान लो ये यशोभिलाषा है, ये देख लो यशोभिलाषा का उदाहरण और अच्छे तरह से आप समझ लो। जैसे यशः, ये यशः और ये अभिलाषा, और विकार कैसे हुआ देखो, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, यहाँ जो अ है वो भी चला जाएगा, तो ये और ये तीन प्रकार की ध्वनियों का मेल होकर के ओ बनता है, ये विकार है। मतलब विसर्ग हटने के साथ उसको स्वर भी हटता है, ये ध्यान रखना। विसर्ग अकेला कभी नहीं हटता है, विसर्ग के साथ स्वर, वो ये तभी तो कहा ना अयोगवा, मतलब जुड़ के भी ये नहीं जुड़े हुए हैं। जुड़ते कैसे, जुड़े तो है ही, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, परंतु नहीं भी जुड़े हुए, अलग से दिखते भी हैं, तो इसलिए तो इनको अयोगवाह कहते हैं। तो अब ये यहाँ विकार होता है तो ये तीनों मिलते हैं, फिर मिलता है य, अब स विसर्ग हट गया, वो हट गया, तब ये ऐसे हो रहेगा ना, तो ओ बन गया, फिर ये ओ ऐसे गया, तब वापस हट जाएगा, फिर यशो भी लासा रह गया, ये ऐसे विकार होता है। तो यहाँ अगर सिंपल सा लिखना हो तो नियम ये बन जाएगा, पहला नियम कि अ हो उसके सामने स्वर हो तो ये मिल करके और ये दोनों मिल करके ओ बनता है। ओ क्या है, विकार है, इसके साथ ये भी आएगा। तो ये पहला नियम का ये पहला पार्ट है, जिसमें इधर अ होगा, आगे विसर्ग होगा और उसके सामने कोई भी स्वर होगा। हमने ये 3-4 उदाहरण देख लिए। दूसरा हम नियम देखते हैं कि यहां तो वही स्थिति होगी, ये अ और विसर्ग, और उसके सामने होगा कोई भी घोष व्यंजन। स्वर तो वहाँ आ गए, उसमें वो ज़्यादा उदाहरण नहीं है, इसी प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, वो थोड़ी शब्दावली और बढ़ जाएगी, आगे वाले शब्द ये 4-5 रहेंगे। अब इसमें कुछ एक शब्द है, जैसे मनः, जैसे अभी हमने किया था वो स्वर वाला, फिर इसके आगे कुछ और जोड़ देंगे थे, मनोभाव, मनोभाव, मनोमय, इस प्रकार के उदाहरण बन जाएंगे। फिर अध, तो ये अधोगति। फिर पाया, अध माने नीचे होता है, पाया कहते हैं पानी को, जल को, तो ये पयोज, फिर पयोधि, वैसे ही सरह, तो सरोज भी कमल को कहते हैं, सरह माना तालाब। और तेजः, तो तेजोमय, ऐसे। और वायः, आयु को कहते हैं, वयोवृद्ध। तिरः, तिरोभूत, तिरो मतलब पतन की ओर, खराब होना, नीचे जाना। शिरः, शिरोमणि, शिरोधारी है। और फिर ये हो जाएगा अंततः, ये अंततो गत्वा। फिर ये नभः, ये नभोमंडल। ये पुरः, तो ये पूरा से हो जाएगा पुरोहित, पुरोधा। अब ये आपने देखा होगा कि दोनों जगह में इतना अंतर है कि वहाँ स्वर था और यहाँ घोष व्यंजन है, दोनों घोष है, तो इसमें भी ओ होगा, परंतु इसमें विकार में कितना अंतर आएगा कि यहाँ जो विकार होगा, अब जैसे एक उदाहरण से देख लीजिए, अधोगति है, तो अधोगति, तो क्या किया हमने,
अध, और वो जो ओ है वो इसके ये हट गया और इसके बराबर में क्या लग गया, ओ। तो केवल विकार जो है वो यहाँ होगा, ये हट करके क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है। केवल वहाँ क्या था कि स्वर था तो वो यहाँ स्वर भी हटता था, यहाँ स्वर नहीं है, केवल घोष व्यंजन है, इसलिए यहाँ कोई विकार नहीं आएगा। अब आप कोई भी उदाहरण देख लो, मनो भाव, मनोमय, अधोगति, पयोज, सरोज, तेजोमय, वयोवृद्ध, तिरोभाव, तिरोभूत, शिरोधार्य, नभोमंडल, सब में ओ आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार की शब्दावली में ये विकार होकर के ओ बन जाता है। फिर हम अभी हमने ये 2 नियम कर लिए। तीसरे नियम में केवल 2 शब्द आते हैं जिसमें विसर्ग का लोप होता है। लोप का मतलब विसर्ग रहता नहीं है और कोई भी बदलाव नहीं आता। अभी तो हमने दोनों जगह विकार देखे थे, तीसरे नियम में कोई विकार नहीं आएगा। जैसे मान लो इधर वही अ हो और सामने ई और ए आ जाए, और स्वर नहीं आए, केवल ई और ए आ जाए, तो फिर विकार क्या आएगा, विकार कुछ नहीं होगा। ये जैसे अतएव और ये जैसे इच्छा, इसके संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएंगे, अतः धन एव, ये यशः धन इच्छा। ये देखो इस प्रकार का, इसमें कोई नो चेंज, कोई विकार नहीं आएगा। तो ये इसका हमारे जो पहला संधि विसर्ग संधि का जो पहला नियम है, इसका तीसरा ये उपनियम है। अब हमने ये जो अभी जो हमने पहली संधि है उसके 3 उपनियमों की बात की है। अब हम एक चौथे उपनियम की बात करते हैं, फिर हम इस विसर्ग संधि को पूरा कर लेंगे। इसमें क्या है कि अभी तो हमने एक बात की थी कि इधर अ आएगा। अब यहाँ करते हैं कि ये अ के अलावा कुछ और हो, स्वर अ के अलावा, यूँ लिख देते हैं, अ के अलावा ई उ होता है प्राय, और उसके सामने घोष ध्वनि हो, कोई भी स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तब क्या बदलाव आएगा। पहले हमने गौर करना, पहले तो हमने अह वाले उदाहरण देखे थे। अब हम यहाँ अह के अलावा जितने भी है, परंतु प्राय हिंदी में वही शब्दावली है जो ई और उ वाली है। जैसे ये बही, बही धन आगमन, बही कहते हैं बाहर को, ये अव्यय है, अव्यय है संस्कृत का बाहर। तो ये क्या, बही विसर्ग हट जाएगा और ये र में आ जाएगा, फिर ये आगे वाला इसके साथ मिल जाएगा। वो तो हम स्वाभाविक रूप से ये जो यहाँ जो स्वर होता है वो इसके साथ मिल जाता है। तो ये विकार कैसे होता है, ये जो स्वर मिलेगा, स्वर होगा तो व्यंजन होगा तो नहीं मिलेगा, स्वर होगा तो मिलेगा, और स्वर होगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और यहाँ क्या होगा, ई या उ, तो विकार क्या होगा, विकार हो जाएगा र। गौर करना, यहाँ इधर ई उ हो, मतलब अह नहीं हो, और उसके सामने कोई भी घोष व्यंजन हो या स्वर हो, स्वर होगा तो उस सामने वाला स्वर उसके साथ मिल जाएगा, और नहीं होगा तो वो मिलेगा नहीं। अब कैसे ये रूप विधान बनता है, हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए, उदाहरण से ज़्यादा आप स्पष्ट समझ जाएंगे। कैसे कि जैसे ये बही है, फिर ये प्रादु है, फिर चतु है,
फिर ये ज्योति है, विसर्ग तो लगना ही लगना है, विसर्ग संधि है तो यहाँ सब जगह विसर्ग आएगा। ये आसी है, आसी ही। फिर ये यजु है, यजु यज्ञों को कहते हैं। तो अब इनसे शब्द बनता है, जैसे मैंने यहाँ काल क्या लिखा है, घोष। जैसे प्रादुर्भाव, प्रादुः संधि, भाव प्रादुर्भाव। चतुर आनंद, चतुः धन आनंद, चतुरानंद। ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय। ज्योति धन वेद विद, ज्योतिर्विद। यजु धन वेद, यजुर्वेद। यजु धन विद, यजुर्विद। आसी ही धन वचन, आशीर्वचन। या आसी ही धन वाद, आशीर्वाद। तो सब जगह आपने देखा कि इस विसर्ग का र में परिवर्तन हो रहा है। तो हम यहाँ जो संधि, विसर्ग संधि है, उसमें एक नियम है, उसके 4 उपनियमों को अच्छी तरह से समझ लिया था पहले। अह से के बाद में एक घोष व्यंजन आता है, स्वर आता है, तो कैसे बदलाव होता है। और फिर अह के अलावा ई या ऊ आ जाए, जैसे ये प्रादु, चतु, ज्योति ऐसे आ जाए, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, एक में ओ बनता है, एक में र बनता है। तो आपको याद क्या रखना है, केवल ओ और र, यही याद रखना है। तो पहला जो नियम है वो एक तरह से आप कह सकते हो घोष का नियम है, या दूसरा इसका नाम रख सकते हो ये ओ और र का नियम है। पहले अह है, उसके सामने आया तो ओ बनता है, और ई उ आ के सामने आता है तो र बनता है। और ये इस प्रकार अभी जितने मैंने यहाँ शब्द करवाए हैं, इतने ही शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा केवल इनसे बने हुए शब्द पूछे जाएंगे। मान लो यजुर्वेद आ जाए, यजुर्वेद आ जाए। आशीर्वाद आ जाए, आशीर्वचन आ जाए। तो आएंगे, पूर्व में यही शब्दावली आपके पास आएगी। इसमें और किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। तो अभी हमने व्यंजन, इसकी विसर्ग संधि का जो एक नियम है उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। और एक हमने समझ लिया कि इसको हम अयोगवाह क्यों कहते हैं। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि ये स्वर में और व्यंजन में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनको नहीं गिनते ना हम, जब वर्णमाला गिनती करते हैं न स्वर में गिनते हैं न व्यंजन में गिनते हैं, फिर भी इनकी वर्णमाला में गिनती होती है। और ये दोनों वहाँ साथ रहते हुए भी साथ नहीं रहते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। कैसे, जैसे प्रातः शब्द है, अब ये स्वर के बिना तो नहीं आते हैं, परंतु अलग से दिखते भी हैं, ये अलग इनकी ध्वनि भी है। प्रात और प्रातः, स और सम। तो इस प्रकार ये जुड़कर भी बिना जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। 2 बातें हो गई, एक तो ये होगी जुड़कर भी बिना जुड़े हुए दिखाई दृष्टिगत होते हैं, इसलिए अयोगवाह है। और दूसरा, ये न स्वर में गिने जाते हैं और न व्यंजन में गिने जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। ये 2 ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो हमने विसर्ग संधि की बहुत डिटेल से बात की है और एक नियम को बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ बात छूट गई है, कुछ आपको नया लग रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं और उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा। हमारी वीडियो लगातार आपके साथ साझा हो रही है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते होंगे, परंतु मुझे सुझाव बहुत कम मिल रहे हैं। तो आपसे अपेक्षा है और मेरे विद्वान साथियों से निवेदन है कि मुझे अपने सुझावों से ज़रूर अवगत करवाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।